सो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला है कि कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे हम किसी इक्वेशन को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम प्रूव करते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशन भी लिख के बताई थी, तो उन्हीं कंडीशन को हमने अप्लाई करके यहाँ पर बताना है कि कौन सी इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी एंड कौन सा पेयर हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से जब किसी भी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन होते हैं, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जब कोई सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आते हैं तब हम बोलते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एंड अगर नहीं होते हैं, सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इट मींस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होता है। तो आइए करके देखते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं। तो इसे कंपेयर करने के लिए हम कैसे करते हैं, सपोज ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपका मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो इस वाले इक्वेशन की हम करेंगे कंपेयर किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इस वाले इक्वेशन को हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको इसके साथ ले लेंगे। तो कंसिस्टेंट, अब थोड़ा सा ये इस इक्वेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जिस हिसाब से हमारा जनरल इक्वेशन होती है उस जनरल इक्वेशन के हिसाब से ये इक्वेशन अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रही है, तो इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड इसे मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं और इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास a1 की जो वैल्यू आती है, हमें मिलती है a1 की वैल्यू मिलती है हमें 3 एंड b1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 एंड c1 की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करके देखता हूं तो -5 आ रही है। इसी तरीके से मैं वैल्यू निकाल लूंगा a2, वैल्यू ऑफ a2 इज 2 एंड वैल्यू ऑफ b2 -3 एंड वैल्यू ऑफ c2 इक्वल टू -7। तो इस तरीके से सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को हमने कंपेयर करके कैलकुलेट करना है a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास आती है 3.2। ऐसे ही हम अगर कैलकुलेट करके देखते हैं b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 हमारे पास, सॉरी a1 अपॉन a2 3.2, ओके ठीक है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 2 अपॉन b2 वैल्यू -3। तो हमें यहाँ पे देखने से मिल रहा है कि जो a1 अपॉन a2 है इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देन अगर हम कंडीशन, आपको अगर याद हो तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मींस क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, उसकी क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है इट मींस जो लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन जब किसी सॉल्यूशन का, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का होता है तो इसे हमेशा कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है। तो आइए इसी तरीके से करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे पहले कन्वर्ट कर लिया, तो ये 8 को हम इधर ट्रांसफर करके लाए तो -8 हो जाएगा एंड ये -9 हो जाएगा। इसके बाद ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, ये इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है और इसे कंपेयर करना है इस वाली इक्वेशन के साथ, इस वाली इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर कर लेंगे एंड इस सेकंड इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी a1 b1 c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है इस वाले इक्वेशन से एंड a2 b2 c2 वैल्यू कैलकुलेट कर ली है इस वाले इक्वेशन से। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका रेशियो। तो हम कैलकुलेट करते हैं a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करके देखते हैं, तो हमारे पास आती है वैल्यू 2 अपॉन 4। उसके बाद हम कैलकुलेट करके देखते हैं b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 हमने कैलकुलेट किया तो -3 अपॉन -6। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट आता है एंड फिर हम कैलकुलेट करते हैं c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 की जो हमारे पास वैल्यू आती है -8 अपॉन -9।
इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं फ्रैक्शन को, तो a1/a2 की वैल्यू हमने देखी, ये हो जाएगा 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/2 इसे लिख सकते हैं, एंड b1/b2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/2, एंड c1/c2 को हम लिख सकते हैं 8/9। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो a1/a2 है, कंडीशन इस तरीके से आ रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल आ रही है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इस तरीके से कंडीशन आ रही है। तो इस तरीके की जब भी हमेशा इक्वेशन आती हैं, तो हमने देखा था कि जब व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इट मींस क्या होता है, जो हमारे पास इसमें इक्वेशन आती है वो पैरेलल लाइंस आती हैं। ये हमारे पास कैसी लाइन आती है, ऐसी कंडीशन में हमेशा पैरेलल लाइंस आती हैं। तो पैरेलल लाइंस अगर आती हैं, इट मींस क्या होगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं होगा, इट मींस हम इसे क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ये इनकंसिस्टेंट होती है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। इसी तरीके से आप करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, 3/2x 5/3y इक्वल टू 7, 9x - 10y इक्वल टू 14। तो इसे हमने सीधा कंपेयर कर लिया है इस वाले पार्ट में। आप पहले वाले दो पार्ट से आप कंपेयर करना सीख गए होंगे। तो यहाँ पर हमने सीधा इसकी वैल्यू पुट करके रख ली है कि a1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे 3/2, b1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 5/3 एंड c1 की वैल्यू -7। जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लेके आऊंगा, इस 7 को इधर लेके आऊंगा, यहाँ पर 0 करूंगा तो ये -7 हो जाएगा। तो c1 की वैल्यू -7। इसी तरीके से a2 की वैल्यू हमने 9 कैलकुलेट कर ली, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू -14। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो। तो हमने a1/a2 पहले कैलकुलेट करके देखा, तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 3/2 और a2 की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो इसे हमने सॉल्व किया, तो 3/2 माइनस ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/9, तो इसकी वैल्यू होगी 1/6। इसी तरीके से हमने b1/b2 कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ रही है -1/6। यहाँ पर पॉजिटिव 1/6 आ रही है, यहाँ -1/6 आ रही है। इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ऐसी वाली कंडीशन होती है, तो ये पहली वाली कंडीशन आ गई, इसका एक हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये हमें क्वेश्चन में बताना है कि कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम इसे कह देंगे कंसिस्टेंट होगा। तो इस तरीके से इस पार्ट को किया जाता है। तो अब इसके जो है हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। सो पार्ट फोर्थ में हमें गिवन है 5x - 3y इक्वल टू 11 एंड सेकंड पार्ट हमें गिवन है -10x + 6y इक्वल टू -22। तो यहाँ पर हमने सेम हमने a1 b1 c1 की वैल्यू जो अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में किया है उसी तरीके से कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम देखते हैं इनका रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं। a1/a2 इक्वल टू अगर कैलकुलेट करते हैं तो a1/a2 हम देखेंगे 5/10, इट मीन्स -1/2। b1/b2 कैलकुलेट करके देखते हैं, तो b1/b2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -3/6, इट मीन्स -1/2। तो a1/a2 एंड b1/b2 हमारे कैलकुलेट हो गए। इट मीन्स ये इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, c1/c2 क्या आता है। तो c1/c2 -11/22, इट मीन्स -1/2। तो यहाँ पर हम वैल्यू दो हमारे पास आ रही है, एक नई कंडीशन आ रही है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जितने भी रेशियो हमारे पास हैं सारे के सारे रेशियो हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स क्या होगा, ऐसी लाइन हमेशा क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको आई लिंक में मिल जाएगा। तो ऐसी हमेशा क्या होती है, कोइंसिडेंस लाइन हमारे पास बनती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसके बहुत सारा मैनी जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इट मीन्स सॉल्यूशन होते हैं, तो सॉल्यूशन अगर है तो हम उसे कह देंगे कंसिस्टेंट भी होगा। तो इस तरीके से इस फोर्थ पार्ट को हम करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने फिफ्थ पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। इसमें क्वेश्चन आपको गिवन है, तो मैंने इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की अभी तक जो डेफिनेशन जो जैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करते थे वैसे ही कंपेयर करके मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लिए हैं। फिर मैंने उसके बाद रेशियो कैलकुलेट किया, मैंने a1/a2 कैलकुलेट करके देख लिया। तो a1/a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। फिर मैंने b1/b2 की वैल्यू कैलकुलेट करके देखी, तो b1/b2 की वैल्यू भी 2/3 आई। और c1/c2 की वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू टू b1/b2, c1/c2 की वैल्यू भी 2/3 आ रही है। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। तो सारी वैल्यू जब सारे रेशियो हमारे पास इक्वल होते हैं तो आपको कंडीशन याद होगी। ये कंडीशन कैसी कहलाती है, कोइंसिडेंट कंडीशन कहलाती है। तो कोइंसिडेंट कंडीशन के लिए हमेशा क्या होता है कि इसके मैनी सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन अगर होंगे तो हम इसको बोलेंगे
कंसिस्टेंट होगी। सॉल्यूशन जहां पर होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, तो वो हमेशा कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि सबसे पहले कुछ इक्वेशंस आपको गिवन है, उस इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट है इट मीन्स अगर पेयर के सॉल्यूशन है तो आपको उसको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में लेके चल रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन आपको गिवन है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इसको देख लीजिए। एंड आपको यहाँ पर मैं इजीली जो भी सेम इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए, वो सारी वैल्यू फिर उसी तरीके से A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। इनका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट आ रही है। इट मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, हमारा सारी जो थ्री रेशियो है वो इक्वल आ रही है। इट मीन्स ये हमारी ये पेयर क्या हो जाएगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट अगर होगा इट मीन्स क्या होगा, और ये देखिएगा जब ये इक्वल होता है तो हमेशा ध्यान रखिए आपका ग्राफ कैसा आएगा, आपका कोइंसिडेंट मीन्स आपकी जो लाइंस होंगी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने सेम आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में जहाँ पर ग्राफ हमने ड्रॉ करना आपको सिखाया है, वहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को फिर इस इक्वेशन में x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और उसी तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन के लिए x की जो डिफरेंट वैल्यू है उसके लिए y की डिफरेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ हमारे पास आ गया है, ये एक टेबल हमारे पास बन चुकी है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ पर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इन वैल्यूज के लिए। तो हमने वैल्यू कॉलम में बना ली है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 की वैल्यू, ये x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 0 है। तो 5x की वैल्यू 5 अगर हमारे पास है तो हम इस पॉइंट पर पहुँचेंगे एंड y इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 5 × 0। एंड उसके बाद हमें ड्रॉ करना है 2 and 3, x पे वैल्यू 2 and 3, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 and 3। इसी तरीके से 1 and 4, 1 and 4, ये वैल्यू हो जाएगी 1 and 4। तो अगर हम देखें तो जो हमारे सेकंड कॉलम है वो सेकंड कॉलम में भी सारी वैल्यू हमारी सेम है, 5 0 2 3 1 4। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया था कि जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो कोइंसिडेंट बनना है, मींस दोनों लाइंस एक ही पॉइंट्स के ऊपर से होकर जाने वाली हैं। तो इस तरीके से हम सारी लाइंस को मिला लेंगे, तो यही हमारी क्या होंगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होंगी। मींस इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो मैनी सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिए। इसका सॉल्यूशन 1 4 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 5 0 भी हो सकता है, और बहुत सारी वैल्यू इनकी हो सकती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है x - y इक्वल टू 8 या 3x - 3y इक्वल टू 16। तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फिर कैलकुलेट कर ली है। जैसा कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे, बार बार वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब यहाँ पर चेक किया इनका रेशियो क्या आ रहा है, तो A1/A2 देखा तो 1/3, A1/A2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3, B1/B2 की वैल्यू हमारे पास 1/3 इक्वल आ रही है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड C/C2 इक्वल टू 1/2। इट मीन्स क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट C1/C2 को इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन होंगी, ऐसी इक्वेशन क्या होती है इस कंडीशन में, पैरेलल होती हैं। जब पैरेलल ऐसी लाइंस होती हैं तो ऐसी लाइंस को हमेशा हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कीजिए, बट ये इक्वेशन हमारी भी इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे ही तो इसका कोई भी ग्राफ नहीं बन सकता। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने आपके पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि सब आप अभी तक इसे आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। तो थर्ड पार्ट में देखा जाए तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, A1/V2 A2 हमने सेम कैलकुलेट कर लिया, 2/4 B1/B2 1/-2 एंड C1/C2, ये आप देख लीजिए इसकी वैल्यू जो है C1/C2 -6/-4। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 ही जो है B1/B2 की इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला एक पोर्शन आ रहा है।
तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट होगा तो अब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो कंसिस्टेंट जो इक्वेशन है उसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ग्राफ से उसका ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो अब इसे हम इसके लिए ग्राफ डिनोट करते हैं। तो ग्राफ डिनोट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशंस के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी होगी। तो टेबल भी मैंने ड्रॉ करी हुई है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ये टेबल कैसे ड्रॉ की जाती है वो पूरा बताया हुआ है। तो इसे करने के लिए x की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x की यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करी हमने तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर x की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो y की वैल्यू 4 आ गई। फिर x की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये है हमारे पास टेबल आ गई है दोनों इक्वेशन की। अब इसे हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन का ग्राफ, जिसमें हमारे पास टेबल जिसमें x इक्वल टू हमने जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो x की वैल्यू थी वो 0 थी एंड y की वैल्यू जा रही है हमारी 6 पे। तो y की वैल्यू 6 पे जा रही है तो दिस पॉइंट की इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 0 एंड 6। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, तो ये 1 एंड 4 ये पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। एंड 3 0, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, तो 3 0 ये पॉइंट हमारा यहीं पर रहेगा। तो इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मेथड हम करेंगे स्टेप वाइज। इसे हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे सारे पॉइंट्स को। तो ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन को हमारी ड्रॉ कर रही है। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन के लिए भी x और y की वैल्यू हमने निकाली थी। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2, तो इस पॉइंट पर आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे 0 एंड -2। इसी तरीके से x इक्वल टू 1 एंड 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, तो ये जाएगा हमारे पास 1 एंड 0। एंड थर्ड पॉइंट इज 2 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट पे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2 एंड 2। तो इस सारे पॉइंट्स को हम फिर ज्वाइन कर लेंगे। तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए 2 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं। दोनों लाइंस हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, पॉइंट 2 2 पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। और हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा हुआ था, हमने वहां पढ़ा हुआ था कि इसमें जो है हमेशा जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हमेशा इसमें कंसिस्टेंट होती है, मींस यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन निकलते हैं। तो आपने ग्राफ से देख लिया होगा कि एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है इस क्वेश्चन का। इसमें जो हमारे वैल्यू आ रही है वो क्या वैल्यू आ रही है 2 एंड 2, एक पॉइंट पर ही ये लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे पेयर्स के लिए हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो ऑफ x हो जाएगी वो 2 हो जाएगी एंड वैल्यू ऑफ y भी हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। आप करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन फोर्थ का लास्ट पार्ट। इस वाले में पहले वही सेम कंपेयर कर लेते हैं। a1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 2 एंड वैल्यू ऑफ b1 इक्वल टू -2 एंड वैल्यू ऑफ c1 इक्वल टू ऑल्सो -2 एंड द वैल्यू ऑफ a2 इक्वल टू 4 एंड वैल्यू ऑफ b2 -4 एंड वैल्यू ऑफ c2 इक्वल टू -5। इस तरीके से सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, a1 अपॉन a2 रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 अपॉन 4 ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो सिंपल फॉर्म इसको लेके आए तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2 अपॉन -4, तो ये वैल्यू भी हमारे पास 1 अपॉन 2 आने वाली है। एंड c1 अपॉन c2 हम देखें तो -2 अपॉन -5, इट मीन्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 5 हमारे पास आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है बट c1 अपॉन c2 को इक्वल नहीं है। इट मीन्स हमारे पास कंडीशन आ रही है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस तरीके से हमने इसमें देख लिया कि ये इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये लाइन्स हमारे पास कैसी होंगी, ये हमेशा एक ऐसी कंडीशन होती है, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। जब लाइन है पैरेलल होती है इट मींस एक लाइन ये है एंड एक लाइन ये है। इस तरह की जो लाइन पैरेलल होंगी तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगे। इट मींस ऐसी लाइंस का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जो सॉल्यूशन नहीं होगा इट मींस हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट पेयर हमारे पास होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर हमारे पास होगा।
तो इस तरीके से आज हमने अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे अपना 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।